लेट अस बिगिन। आज हम कोई खास बातें नहीं करने वाले अपनी, क्योंकि बहुत सी और खबरें हैं जो आपको देनी है। आपको पता है वीकेंड के बाद चीज़ें बड़ी पैक्ड हुई होती हैं, तो लिहाजा लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज। और आपको जल्दी से बताएं कि मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके की बोली में कामयाब होने वाली कंपनी डेस्कॉन के बानी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद आखिरकार इस मामले पर बोल ही पड़े, क्योंकि अपोजिशन इस मामले में हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही थी और अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि ये ठेका शफाफ बुनियादों पर नहीं दिया गया। हत्ता कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असेंबली में इस इशू पर बात की और शहबाज शरीफ का कहना था कि इस ठेके के लिए दोबारा बोली कराई जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। उनका कहना था कि सारे एतराज़ात डैम ना बनाने की साजिश का हिस्सा है। अब पहली बार वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि वो कंपनी छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने ये माना कि डैम में फ़ायदा हो या नुकसान, दोनों में वो शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि बोली का अमल उनके मुशीर बनने से पहले शुरू हुआ था। मुशीर बनने से पहले बता दिया था कि आगे चलकर ये मसला आ सकता है। क्या कहा था, ज़रा सुनिए। देखो, मैं तो कंपनी को छोड़ दिया। मैंने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगा। तो अभी है ना, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न मिनिस्टर और चेयरमैन वापदा से ये बात करें और जहाँ मेरी एक्स कंपनी से उनसे बात करो। मैं तो इसमें से बिल्कुल निकल गया हूँ। शेयर होल्डर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा कोई हाथ मैनेजमेंट में नहीं है। फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वो तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट संभालें। ऑलराइट, देयर यू गो। सारी स्टेटमेंट्स आपने सुन ली हैं। इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर, सीनियर तजियाकार। मज़हर साहब, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद खुद कह रहे हैं कि वो डैम के ठेके में नफ़ा और नुकसान के हिस्सेदार हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि मफादात का टकराव नहीं है। बात कुछ हज़म नहीं हो रही मज़हर साहब। शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ तो ये कि ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि उन्होंने वजारत संभालने से या मुशीर बनने से पहले वज़ीर आज़म को ये सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जो वो खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये ओहदा संभालने से पहले। तो इस लिहाज से तो फिर इनडायरेक्टली बात गवर्नमेंट पे ही आती है कि जब उन्होंने ये बात की तो क्या गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि ये बनेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात उनकी गलत है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा। देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि वो शेयर होल्डर हैं और किसी कंपनी से सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे के आ जाना कि जी अभी क्योंकि मैं वजीर बनने जा रहा हूँ या मुशीर बनने जा रहा हूँ, और पीटीआई इस गवर्नमेंट में कुछ और लोग भी हैं जिनके पाकिस्तान से बाहर कारोबार हैं, उन्होंने भी ये आके बात की थी कि जी हम वहाँ से इस्तीफा दे के आ रहे हैं। सवाल ये है कि कल जब आप वजीर या मुशीर नहीं रहेंगे तो क्या आप वापस उसी कंपनी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अहम बात है। और क्या आप वापस उसका मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अहम बात है। और अहम बात ये कि अगर आप शेयर होल्डर हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट तो बनता है। हाँ, ये जरूर है कि ये गवर्नमेंट को वाज़े करना चाहिए कि अगर रज़ाक दाऊद साहब ने उन्हें पहले ये बता दिया था और ये कहा था कि मसला आएगा, तो गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में संजीदगी क्यों नहीं दिखाई। अच्छा मज़हर साहब, एग्जैक्टली हम भी यही पॉइंट करना भी चाह रहे थे और आपने खुद ही ये नुक्ता उठा दिया कि ज़ाहिर है एक बात तो वाज़े हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब ने खुद ये कह दिया कि डैम बनने से फ़ायदा हो या नुकसान हो उसमें हिस्सेदार होंगे एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो स्टैब्लिश हो गया, लेकिन हुकूमत को या वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? अगर उनकी नॉलेज में ऑलरेडी ये बात है तो क्या जिस तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं दोबारा से बिडिंग कराएं, सिंगल बिड के ऊपर इतना बड़ा ठेका दे दिया गया, या फिर इनको साइडलाइन कर दें, कुछ तो करना चाहिए। इस मामले से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि दाऊद साहब को खुद हट जाना चाहिए। जब किसी के ऊपर इस तरह की बात आ जाए और वो खुद भी ये बात कह रहे हैं तो मुनासिब तो ये होगा कि वो खुद हट जाएं ओहदे से।
दूसरे ये कि प्राइम मिनिस्टर को भी, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए गालबन ये एम्बैरेसिंग पोजीशन है क्योंकि एक शख्स ने आपको पहले ही ये बता दिया था कि ये मसला आएगा, उसके बावजूद आपने उनको रख लिया, तो वो उनके लिए एम्बैरेसिंग है कि अगर वो ये इस स्टेज पर कहें कि अब आप हट जाएं, तो ज़ाहिर है दाऊद साहब ये कहने में हक बजानिब होंगे कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं आप आ जाएं। और दूसरी ये कि इस सिलसिले में ज़रूर इस चीज़ को ओपन करना चाहिए। ये कहना कि जी ये पहले की बिडिंग है और पहले का कॉन्ट्रैक्ट है और ये सारा प्रोजेक्ट की जो सारी वर्किंग हुई है पहले की हुई, ये काफ़ी नहीं होगा आज, क्योंकि जाहिर है अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, आगे अभी खुद वो कह रहे हैं कि बिडिंग हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं गया है। तो इससे बेहतर ये है कि दाऊद साहब को खुद अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो इस ओहदे से हट जाएं। उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो खुद ही इस ओहदे से हट जाएं। जी माजूर साहब ये भी बताएगा कि आगे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या होगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो ऑलरेडी इस बात को बात कर ही रही है इसके बारे में, तो ऑपोजिशन ने तो काफ़ी हंगामा मचाना है। व्हाट डू यू फोर्सी हैपनिंग? देखिए ऑपोजिशन ज़रूर शोर मचाएगी, शोर शराबा करेगी, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई इस सिलसिले में इंक्वायरी हो जाए। अच्छी बात यह है कि अगर इसको रीबिडिंग कर दी जाए, दोबारा जो है इनिशिएट किया जाए और ज़रा फास्ट पेस पे किया जाए और कोई इंडिपेंडेंट जो है वो कमेटी बने। देखिए ये कंपनी जो है ये खुद क्रेडिबल कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने इसमें जिस तरह भी हिस्सा लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए ये है कि कल अगर इस तरह की और चीज़ें सामने आई तो उनके लिए एम्बैरेसिंग हुआ। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये खुद रज़ाक दाऊद साहब के लिए बेहतर होगा कि अगर वो उस ओहदे से सबकदोश हो जाएं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ख़ुद रज़ाक दाऊद साहब के लिए बेहतर है कि वो इस ओहदे से अलग हो जाएं, क्योंकि अब अगर हुकूमत उन्हें हटाएगी या खुदा हाफिज़ कहेगी तो वो ये पॉइंट लेकर आ सकते हैं कि भाई मैंने तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये मसला आ सकता है। स्ट्रेंज सिचुएशन, बट अब इट्स ऑल आउट इन द ओपन और आपको पता भी चल गया है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की जब मुल्क में बात आती है ना, तो आपके जहन में कौन कौन आते हैं? अगर पॉलिटिकल पिछले साल तक तो मैं भी आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा, इसलिए कुछ दो चार ही और लोग बचे। इस बात पे हम ब्रेक ले सकते हैं? नहीं ओके फाइन, आगे जाना ही पड़ेगा, वरना ऑनेस्टली ऐसी बातों में मेरा दिल चाहता है कि आधे घंटे की ब्रेक हो जाए। आई हैव टू लाइक रिकवर फ्रॉम दैट, तो सदमे से रिकवर करना पड़ता है। अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन। और आपको कल आपने दौड़ लगाई? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप अदबी फेस्टिवल पे गए? अदब फेस्टिवल पे? अदब फेस्टिवल पे मेरा थोड़ी देर के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छा मुझे नहीं लग रहा था आप गए, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आपको मैं बेअदब लग रहा हूँ? बहुत ज़्यादा, लिहाजा वैसे मैं गई थी और सैटरडे को गई थी और मुशायरा जो था वो दैट वाज कमाल का मुशायरा। बट एनीवे जी, कराची में ऑब्वियसली इस वीकेंड जहाँ अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, वहीं 4,500 शहरियों ने कराची सिटी मैराथन 2019 में भी हिस्सा लिया। अब्दुल्ला उनमें बिल्कुल नहीं थे और ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था जी वहाँ का। और इसमें इस मैराथन में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत ने साबित किया कि कराची के शहरी अपने शहर के सॉफ्ट इमेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त इसमें क्राउड था जनाब, बड़ी अच्छी अटेंडेंस थी। अब मैं ये सोच रहा था कि जिस वक्त ये लोग भाग रहे थे मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे आप? सो रहे होंगे। मुझे यकीन है आप सो रहे होंगे, आप कुछ खा रहे होंगे। यार नाश्ता कर रहा हूँ तो मैं हलवा पूरी नाश्ता वगैरह चला था, लेकिन वो 4,500 लोग वो तो बड़े ज़बरदस्त निकले भैया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया और बड़ा अच्छा, हर शहर के मैराथन्स होते हैं, सो इट्स रियली गुड दैट यू गाइस वेंट। अच्छा, आपको पता है ना सोशल मीडिया पे भी एक डिबेट चल रही है और बहुत से ओपिनियन मेकर्स भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जो नया इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या होना चाहिए। तो पीपल आर सेइंग, बहुत सा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कह रहा है कि इस्लामाबाद पिंडी का जो वो एयरपोर्ट था इंटरनेशनल, उसका नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो वही नाम रिटेन करना चाहिए ऑन द न्यू एयरपोर्ट एज वेल। एंड देन देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो कि कह रहा है ईदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया। तो आई एम इन टू माइंड्स के अभी मैंने आई गेस चूंकि पहले इस्लामाबाद एज एन एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो इसको उसी नाम से रिटेन कर दें, फिर मुल्क के किसी और एयरपोर्ट का नाम ईदी साहब के नाम से एसोसिएट करें। इन माय ओपिनियन जब एक जगह का एक नाम हो चुका है मुझे तो फिर उसको नई चीज को कोई नया नाम ले ले। मतलब अगर आप बाकी भी दुनिया में देखें, अमेरिका में ही देख लें, एक आप अगर डीसी में ही देख लें, देयर इज अ रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड देन देयर इज अ डलस एयरपोर्ट। मतलब बड़े डिफरेंट किस्म के एयरपोर्ट्स के नाम होते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं होती। अच्छा, लेकिन अभी हम ये बात करना चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की ही बात हो रही थी, इससे पहले भी उनकी शादी के अवामी इज्तिमा का हमने तस्करा किया। बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तानी लीडर ही नहीं, पूरी दुनिया ये बात जानती है, मानती है, बल्कि एक
आलमी लीडर थी। बेनज़ीर भुट्टो कई एजाज़ात भी रखती हैं और उनके नाम की कई जगह दुनिया भर में मौजूद हैं और बेनज़ीर भुट्टो पहली सियासतदान हैं जिन्हें स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एजाज़ से नवाजा गया है और बार्सिलोना में एक स्ट्रीट है जिसे बेनज़ीर भुट्टो स्ट्रीट कहा जाता है। और ये लें जी, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर जो है वो भी वहाँ लगी हुई है। बहरहाल हमारे किसी लीडर का ऐसे एजाज़ का हामिल होना पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है, तो हमने सोचा हम आपको दिखा दें। आई लाइक दिस, ये मुझे अच्छा लगा है। पॉलिटिशियन पाकिस्तान 1953 और उसके बाद उनके ईयर ऑफ डेथ तक का लिखा हुआ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा वसीम अकरम प्लस की बात करेंगे। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर सानिया साहिवाल की नतीजा खेज़ तफ्तीश पर जोर देने से ज़्यादा उस्मान बुज़दार बचाओ मुहिम लगना शुरू हो गया और इमरान खान अवाम की आवाज़ जितनी जल्दी सुन लेते उतना ही अच्छा होता। लेकिन वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब आज सानिया साहिवाल के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और गुज़िश्ता रोज़ उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को सानिया साहिवाल की तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मुतासरीन के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन बनाने का कहें तो उस पर भी गौर किया जाए। हैरत है कि पूरे मुल्क तक लवाहिकीन की आवाज़ पहुंच रही है, अदालत में दरख्वास्त जा चुकी, लेकिन ये आवाज़ नहीं पहुंची तो वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंची। हम को नहीं मानते। जिम्मेदार अफसरा और अहलकारों के नाम ECL में डाले जाएं और जो 11 अफराद रहते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। एक तो हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी न सके। हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। वही पुलिस मारने वाली है, वही पुलिस DIG बनाने वाली है। हमें क्या पता DIG क्या होती है। पंजाब हुकूमत कई रोज़ से अदालती कमीशन ना बनाने की बात कर रही थी, तो इसके पीछे यकीनन इमरान खान की मर्जी शामिल होगी। जब हमारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, ठीक, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत हुई तो हम बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही है। देखिए, पहले इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल एहतशाम साहब या जलील साहब कहते हैं कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है, तो रिपोर्ट तो आने दें। हो सकता है रिपोर्ट ऐसी आए जिसमें ऐसी सजाएं हों कि ये कहें कि हमें बिल्कुल एतमाद है। उस्मान बुज़दार पहले ही मुखालिफिन के निशाने पर थे। सानिया साहिवाल ने इनकी सलाहियतों और अहलियत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया, लेकिन इमरान खान अब भी बज़िद हैं कि बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस बनेंगे। वज़ीर आज़म सानिया साहिवाल के फौरी बाद कतर चले गए थे, अलबत्ता ट्विटर पर वतन वापस आते ही इस मामले को देखने का ऐलान किया था, मगर अब भी जनाब वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के घर खुद जाना ज़रूरी नहीं समझा। इसी पर बात पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। सानिया साहिवाल को 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। वज़ीर आज़म का वादा था, एक दफ़ा फिर याद दिला दें, कि वो कतर से वापसी पर इस मामले को देखेंगे और इस पर बात करेंगे। इसे भी 10 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। वज़ीर आज़म अब तक इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? मसला क्या है, अगर आप हमें समझा सकें। देखें, इस पे अब मजीद बात करने वाली क्या है कि जो रह गई है, वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और अब कोई ऐसी चीज एज सच है नहीं कि जिसमें कोई तशनगी रह गई हो। बाकी 1 महीने के अंदर DIG ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी थी, वो तकरीबन 10 से 12 दिन और रह गए हैं। जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर वो लोग भी कि जिन्होंने इनको ऑर्डर किया था, इन 5 एहलकारों को, कि आप इस गाड़ी को हिट करें और इस गाड़ी को बगैर सेकंड या थर्ड ऑप्शन यूज किए बगैर उसको डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे इस पे फायरिंग खोल दें, जिन्होंने ये ऑर्डर किया होगा वो भी 12-14 दिन के बाद सारी डिटेल खुल के आ जाएगी और उनको भी जो है ना उसके मुताबिक जो है वो सजा मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम रिक्वायरमेंट जो लीगल रिक्वायरमेंट थी इंसाफ दिलाने के हवाले से, इस जुल्म और जबर और इस्तबदाद के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई रिक्वायर्ड थी हुकूमत की तरफ से, वो तकरीबन हो चुकी है।
चौहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसमें तशनगी नहीं रह गई, लेकिन जो मुतासरीन हैं, जो ख़ानदान वाले हैं, उनकी ज़िंदगी का जो खला है उनको तसल्ली नहीं हुई। उनकी तशनगी कौन तर करेगा? ये बता दीजिए कि वो तो इसकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। जुडिशल कमीशन चाहते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ये समझती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो अग्रीव्ड पार्टी है उसी को रिजर्वेशंस हैं, तो आप लोग बात कर लेते, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर कर दिए जाते। क्यों मुसिर हैं कि जुडिशल कमीशन ना बने? सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऑफिस में आज खलील के भाई और बाकी लवाहिकीन आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। और जुडिशल कमीशन की उस वक्त जरूरत महसूस होना कि जब साना मॉडल टाउन है, इसमें आपकी पहले 8 महीने तो आपकी FIR ही नहीं कट रही थी लवाहिकीन की तरफ से। कोई एक बंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ना डॉक्टर तौकीर शाह, ना राना सनाउल्लाह, ना शहबाज शरीफ, ना DIG अब्दुल जब्बार, ना SP मॉडल टाउन, ना DC लाहौर के जो मौके पे मौजूद होकर जिनकी सुपरविजन में सारी चीजें हुई, इनमें से एक बंदे ने भी एक लम्हे के लिए अभी तक जेल नहीं काटी। ठीक है जी, 8 महीने तक तो आपकी FIR नहीं कटी थी और धरना देना पड़ा, इंसानी जानों का नुकसान करके बड़ी मुश्किल से उनको राजी करना पड़ा, बीच में फौज को इंटरवीन करना पड़ा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, तब जाके उनकी FIR कटी। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो चलो कोई जरूरत महसूस होती है। जब मैंने आपके सामने सारी पोजीशन क्लियर कर दी कि जितने कल्प्रेट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ 302 का केस बन गया, वो चालान कट के वो जुडिशल रिमांड के ऊपर वो जेल चले गए, तो बाकी कानूनी जितनी कोडल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो रही हैं और इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा जैसे उन 5 एहलकारों को। तो ऐसे कोई मेरा ख्याल है कि कोई जुडिशल कमीशन की एज सच अभी जरूरत कोई नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब, अगर एक जगह गलत चीज़ हुई है, जिस तरह आपने मॉडल टाउन का तस्करा किया, मॉडल टाउन इंसिडेंट का, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी वैसा ही हो। दूसरी बात यह है कि ये तो वही बात होगी कि जिसने फायरिंग की उसी से कहो आप तफ्तीश भी करें, तो दिस जस्ट डजंट मेक सेंस। बट एनीवे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये वाक़या जिस तरह हुआ और फिर तफ्तीश और वजाहतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसमें एक मुतालबा जो है मुतालबा बड़ी तेज़ी से ज़ोर पकड़ा है, वो ये है कि उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हों। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत समझती है कि वज़ीर आला के इस्तीफ़े के लिए जो दबाव है इसे संभाल लेंगे? पहली बात तो यह है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जिस एफिशिएंट वे में रिस्पॉन्स दिया, जिस प्रॉम्प्टली, जिस अंदाज से अपनी सलाहियतों का इजहार किया इस पूरे इशू पे, पंजाब की और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी वज़ीर आला या किसी वज़ीर आज़म ने किसी इशू के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। 6 घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आला पंजाब अपनी सारी एक्टिविटीज मियां वाली से छोड़ के मौके पे पहुंचे। 6 घंटों के अंदर और 8 घंटों के अंदर अंदर जो है वो लवाहिकीन जो वहां मौजूद थे उनसे मिले। तो जिस विजिलेंट वे में सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने और जिस कायदाना सलाहियतों के साथ सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने रिएक्ट किया इस पूरे इशू पे, उस पर आप तारीख उठा के देख लें। साना मॉडल टाउन भी आपके सामने है, साना गोजरा भी आपके सामने है, कसूर में ज़ैनब बीबी के सानहात भी आपके सामने है। कोई किसी किस्म का आपको ऐसा रिस्पांस नजर नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस इशू के ऊपर जो वादे किए थे कौन से, वो 100% पूरे किए। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब। आप सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कायदाना सलाहियतों की बात की आपने, और आपने कहा कि पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में जिस एफिशिएंसी का उन्होंने मुजाहिरा किया है, इससे पहले ऐसी मिसाल आपने नहीं देखी। आप लोग, थैंक यू आपका। और आप लोग कुछ लिखना चाहते हो तो हमारा ट्विटर हैंडल आपको मालूम ही है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है टाइम इज़ राइट। आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि हमारी आंखें जो हैं वो अक्सर किसी चीज़ को गौर से देखने लगती हैं तो इसमें मुख्तलिफ शक्लें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी देखें ख़ासतौर पे, अच्छा वन मोर थिंग, इधर फुट नोट में ऐड कर दूँ, कभी बहुत डार्क, बहुत गहरा अंधेरा हो और आप उसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हो तो उसमें भी शेप्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं एंड एक्चुअली कलर्स पॉप अप टू। मैं पागल हो रही हूँ? तकरीबन नहीं, ऐसा हो जाता है। थैंक यू, अगर आप मुझे बताया जा रहा है कि एक्चुअली ऐसा होता है। वो आपको तसल्ली दे रही हैं। जी नहीं, कोई तसल्ली नहीं दे रही है। अच्छा, आगे बताएंगे। अगर आप आसमान पे देखें तो आपको पता है बादलों को बड़ी गौर से बड़ी देर तक देखते रहें तो उसमें भी मुख्तलिफ शेप्स आप बनाना नॉट एट ऑल, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस हैं। अच्छा, अक्सर ये नक्शा हमारी आंखों में बनता है जो एक्चुअली शायद नहीं होता, आंख का धोखा होता है। मगर बाज़ मरतबा कुदरत खुद ऐसे अजूबे बना देती है जो हर आंख देख सकती है। उसके लिए ये नहीं है कि पर्टिकुलरली सिर्फ आप ही को नजर आ रहा हो। एक तस्वीर है जिसमें कमाल किस्म की एक बिल्ली है और इस बिल्ली के पीछे भी एक बिल्ली है।
तो बिल्ली के आगे पीछे बिल्लियां हो सकती हैं, व्हाट्स द बिग डील? नहीं, आप इसकी कमर पे जो डिजाइन बना हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक बिल्ली के ऊपर एक बिल्ली का टैटू हुआ। हाँ, टैटू हुआ। ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक दैट। तो अच्छा, वो छोटे छोटे कान दो आप देखें ना, तो कान नजर आ रहे हैं। वैसे आई विल फिगर आउट, ऐसे डिजाइन की तो काफी बिल्लियां मैंने देखी हैं। नहीं अब्दुल्ला, आपने ऐसे डिजाइन की पोस्टर पे भी डिपेंड करता है ना, ऐसे डिजाइन की बिल्लियां होती हैं, वो अब वो इस तरह बैठी हो तो फिर और ज्यादा इस तरह की फीलिंग आएगी। ओके, वाइल अब्दुल्ला ढूंढेंगे ये जाके बिल्लियों का कि किसके ऊपर क्या टैटू है। आप वहाँ जा रही हैं, मैं यहीं से बात शुरू कर दूं? मैं क्यों वहाँ जाऊंगी? नहीं, आपने कहा था कि आपने नहीं करनी बात। हम कल के मैच की बात कर रहे हैं। वेरी फास्ट ना, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम बैठे हुए हैं तो वेरी फास्ट से मुराद आपकी बहुत तेज था। बहुत तेज, वेरी क्विक वन। अच्छा, मैंने नहीं बात करनी। अच्छा, कप्तानी का फर्क था या कुछ और? जो भी है, अब क्रिकेट बोर्ड की को टेस्ट और वनडे के बाद T20 सीरीज भी हारने की वजूहात तलाश करनी चाहिए। जोहानिसबर्ग में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्श। हम आपको बैट्समैन का पूछ रहे हैं, बॉलर का पूछ रहे हैं, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कल की शिकस्त के लिए? देखिए, रन्स तो बन गए थे, वो तो हो गए थे। बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गए थे और पहुंच गए थे। मैंने जैसे आपको बताया कि 41 रन चाहिए थे और तकरीबन 8 विकेटें बची हुई थी, तो ये मैच तो जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, मगर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं दिखाई, किसी ने मैच फिनिश करने की कोशिश नहीं की। हुसैन तलत भी जल्दी आउट हो गए, उन्होंने 50 अपने, ऐसा लग रहा था सब अपने, दोनों ने जो है ना अपना पर्सनल गेन किया। बाबर आजम तो सुपर खेले, मगर जब मैच नहीं फिनिश कर सके तो ही इज नॉट अ विनर। तो अदरवाइज हुसैन तलत को चाहिए था उसको कैरी ऑन करते। मलिक से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 250 मैच हो चुके हैं कि वो मैच को पाकिस्तान की जिता के ले जाएंगे, वो भी नहीं भाई, जो भी परफॉर्म कर लिया पाकिस्तान को जीत नहीं मिल सकी तो उसका कोई फायदा नहीं हो सका। थैंक यू सिकंदर। और हम जो हैं ये हेडलाइन ब्रेक लेने वाले हैं, और हेडलाइन ब्रेक के बाद जब हम अगले घंटे में होंगे तो भाई जबरदस्त मेहमान भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, मैं एक क्लू दे दूं आपको, एक क्लू रादर दे दूं। 2 brothers will be with us। हमारे पास 2 जबरदस्त किस्म के मेहमान जो हैं हमारे साथ इधर और उधर बराजमान हैं। इनका क्या तारुफ कर पाएं? बास फैमिलीज होती हैं जिनमें आर्ट ऐसा लगता है कि खून में है, रच बस गया है, और वो लेगेसी होपफुली इसी तरह चलती रहे। यास्मीन ताहिर साहिबा और राइटर और अदाकार नईम ताहिर साहब से कौन वाकिफ नहीं है। इनके 2 साहबजादे जिनकी अपनी भी बड़ी जबरदस्त पहचान है हमारे साथ मौजूद। फरहान ताहिर ऑन माय राइट एंड अली ताहिर ऑन माय लेफ्ट। और हमने आपको वादा किया था कि हमारे शो पे हमने आपको एक हिंट दिया था, 2 भाई आ रहे हैं, तो इसमें शायद आई थॉट के लोगों को समझ आ गई होगी। अभी हमने इनसे बहुत सी बातें करनी है, बल्कि शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कुछ गुफ्तगू का सिलसिला, कुछ गुफ्तगू तो करनी चाहिए, बिकॉज बाकी बातें तो पॉलिटिकल बहुत है, लेकिन आपको पता है ना पॉलिटिक्स एरिना में तो चीज़ें होती ही रहती हैं। तो लिहाजा चूंकि फरहान और अली हमारे साथ हैं तो हम इनसे बात कर लें। तो करेंगे अब पहले ये विजिट कर रहे हैं, फरहान से हम, हाँ, अब बड़े भी हैं और बहुत दूर से भी बात आउट हो गई। सो व्हाट हैज ब्रॉट यू टू पाकिस्तान? फरहान, हमें पता है, हमने आपको बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में देखा है, और हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप होंगे। टीवी स्क्रीन्स पे तो हम बिल्कुल ही नहीं देखते इनको, लेकिन थिएटर इज कॉलिंग आउट टू यू। Yeah, well, I mean, what has brought me to Pakistan is always a love for Pakistan. So let's be clear about that. हाँ, what we अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक प्ले कर रहे हैं कराची में, कॉल भाई भाई, और अली और मैं, एंड दिस हैपेंस रियली रेयरली, 2 भाई स्टेज पे, 2 भाई। जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त। सो वो जो केमिस्ट्री और जो ट्रस्ट है वो तो वहाँ पे है ही। तो उसके बाद मज़ा और वो सब कुछ एक फ्लो में चला जाता है, बिकॉज यू नो कि अगर मुझसे कुछ हो जाए, क्योंकि लाइव प्ले है ना, तो अगर कोई गलती हो जाए तो पता है कि ये संभाल लेगा, या अगर उससे कुछ हो जाए तो मैं संभाल लूँगा। अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी इनकी गलती जो है वो दुरुस्ती है। हाँ, गलती नहीं हुई, आपकी गलती जो है वो दुरुस्ती भी है। वो दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन आपने एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को हॉलीवुड में, ऑब्वियसली यू आर नोन इन द वर्ल्ड नाउ, और फिर देन यू कीप कमिंग बैक, और यहाँ पे बीच में भी आके कुछ काम करते रहे, और अब तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट, वो भी थिएटर में वापसी। क्या प्लान था सब कुछ, या बस कुछ चीजें होती हैं ना जो हो जाती हैं? नहीं, कुछ प्लान इस तरह था कि मैं और अली इस मसले पे काफ़ी बात करते थे कि हम दोनों काम करना चाहिए साथ। लेकिन होता यह था कि लिमिटेशन, कोई अगर वहाँ की प्रोजेक्ट निकल आया या यहाँ इसका कोई प्रोजेक्ट निकल आया तो वो टाइमिंग नहीं बन रही थी हमारी। तो हमने ये प्ले चूज़ किया और इसमें हमने लिटरली कोलैबोरेट किया, मैंने और इसने इसको अडेप्ट किया। इट्स एन अमेरिकन प्ले
बाय सैम शेपर्ड कॉल्ड ट्रू वेस्ट। अच्छा, हमने उसे अडेप्ट किया। उसके बाद अली उसे प्रोड्यूस कर रहा है और एक्ट कर रहा है और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और एक्ट कर रहा हूँ। सो इससे बढ़ के कोलैबोरेशन और हो नहीं सकती। जबरदस्त। अली से भी बल्कि पूछ ले कि हम व्हाट शुड वन एक्सपेक्ट। बाय द वे ये जो स्टार्ट हो चुका है कल से, सेकंड से आपने बताया है, थर्ड से, तो आज फोर्थ है एंड इट इज गोइंग टू गो ऑन फॉर ए वीक टिल द 10th of February। कराची आर्ट्स काउंसिल में प्ले का नाम है भाई भाई, और वो हम आपको बार बार याद भी दिलाते रहेंगे। लेकिन व्हाट शुड वी कॉल इट, मतलब ये कॉमेडी है, ड्रामा है, क्या है? कॉमेडी है और इसमें सिर्फ एक लेयर नहीं है कॉमेडी की। इसमें कुछ पोर्शंस इमोशनल से हो जाते हैं, कुछ बहुत फनी है। तो इट्स जिस तरह ज़िंदगी होती है कुछ उस तरह का सा इसका फ्लेवर है। और हमारे जो आजकल के हालात हैं उससे बहुत हद तक डायरेक्ट लिंक रखता है। मैं देख रहा हूँ जो स्पेशली मीडिया का जिस तरह का रुझान बन रहा है, अच्छा, उसके बारे में है, कह सकते हैं। अच्छा, ये मैं बहुत क्यूरियस हो जाती हूँ कि मीडिया का क्या रुझान है, हाल है, क्योंकि हम बड़े इम्प्लिकेट हो जाते हैं उस चीज़ में। तो मेरा बड़ा खैर आई थिंक ये वही बात होगी कि हमें जाके देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो रुझान जो है ना, वो जाके देखेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, कितने किरदारियों के नाम से ऐसा लगता है कि शायद 2 कैरेक्टर्स? जी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, लेकिन और भी इसमें है किरदार? इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। 2 भाइयों की कहानी है और एक उनकी वालदा है जो कि हिना दिलपजीर प्ले कर रही हैं। ओह ब्रिलियंट। हिना दिलपजीर का ये पहला फुल लेंथ स्टेज प्ले है। शी हैज नेवर डन अ स्टेज प्ले फुल लेंथ। अच्छा अच्छा। फिर आमिर कुरैशी हैं इसमें। सो वी हैव अ कॉम्पैक्ट कास्ट 4 लोगों की, बट ऑल गुड एक्टर्स एक्सेप्ट मी। एक्सेप्ट मी। देखिए कितने हम्बल है। हम्बल नहीं है, क्या तारीफ कराना चाह रहा और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, वो हमें समझ आ जाती है। वो चूंकि मैं आप दोनों से पहले मिली हुई हूँ ना, तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आ जाती हैं। जल्दी से आप मुझे बताएं कि आपके लिए, बिकॉज कुछ रोल्स में हमने जब आपको हॉलीवुड में देखा है, खासतौर पे द वन दैट कम्स टू माय माइंड आयरन मैन में, जब आपका रोल ही विलन का था, आपकी एक लुक है वो और आपका एक मैनरिज्म भी वो अब हमारे दिमागों में बन चुका है। तो लिहाजा कॉमेडी कहना चाह रही हैं कि आप फिल्म के अलावा असली लाइफ में भी लुक की बात कर रही हैं? कितनी गलत बात है हुमा, दिस इज सो बैड। मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ। आई काइंड ऑफ लाइक दैट लुक। नहीं भी कर रही तो मैं तारीफ ही तो के तौर पे ले रहा हूं। लेट मी स्टेट इट ऑन नेशनल टेलीविजन, मुझे वो लुक पसंद है। चलो, लिहाजा तो तारीफ हो ही गई है इधर। तो अब उसमें कॉमेडी में आना मतलब आपको फिजिकली भी कुछ अपना अवतार चेंज करना पड़ता है? नहीं, असल में अगर आपको एक्टिंग करनी है तो मेरा ख्याल है ये जो लुक है ना साथ साथ चल भी रही है, चल रही है। वो आयरन मैन वाली थी ना। हाँ जी। एज एन एक्टर आप कॉमेडी करें या ट्रेजेडी करें या एक्शन करें, यू शुड बी एबल टू डू इट। वरना एक्टर क्या है फिर? तो वरना तो आप एक ही काम कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जब भी मैं कोई 1, 2, 3 किरदार ऐसे करता हूँ कि जो एक तरह के हों, तो ये मुझ पे लाजमी हो जाता है ज़ाती तौर पे कि मैं कुछ और करूँ और 1, 2 चीज़ें और करूँ, उसके बाद दोबारा इस पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह आपको अपना जो आर्टिस्टिक पैलेट है उसको एक्सपैंड करते रहना है। बिल्कुल। बट उसके बगैर वरना इंसान टाइप कास्ट भी हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो टाइप कास्टिंग का शिकार होते हैं। इन हॉलीवुड क्या ट्रेंड है, नेगेटिव रोल कर लें तो उसके बाद जरूरी है कि आपको नेगेटिव रोल ही मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है लोगों के साथ कि ये होता है कि कॉमेडी कर रहे हैं तो बस कॉमेडी करते चले जा रहे हैं। असल में दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि होता ये है कि अगर आप उसको बिजनेस के नज़रिए से देखेंगे ना, तो अगर बिजनेस के तौर पे अगर एक समझें कोई एक ड्रिंक कोई सोडा ड्रिंक जो है वो बहुत चलती है एक मार्केट में, तो मार्केट का रुझान यही होगा कि उसमें और वही ड्रिंक डालो क्योंकि वो चलती है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो टाइप कास्ट होता है इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई एक काम अच्छा किया तो आपको प्रोड्यूसर ये समझता है कि इसको ये काम और करा क्योंकि इससे इसका ये काम चलता है। लेकिन उस सूरत में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर पे आयद होती है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करे। तो कई दफ़ा मैंने कम से कम ये किया है कि अगर 1, 2, 3 दफ़ा उसमें पैसे का फैक्टर निकाल के सिर्फ फॉर एक्सपैंडिंग माई ओन आर्टिस्टिक टैलेंट, आई हैव डन दैट। सो दैट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टर कि हाँ इसमें पैसे तो बन रहे हैं, लेकिन इज इट ऑल्सो मेकिंग मी ग्रो एज एन एक्टर? सो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। और अपने लिए भी चले, एक ही काम बार बार कोई भी काम हो, एक्टिंग हो या जो हम लोग भी करते हैं, एक ही चीज करते रहेंगे तो नेचुरली उसके बाद आप थोड़े से हो जाते हैं। अभी ये दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि अब्बा की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है या फिर सिर्फ ऑडियंस में मौजूद रहेंगे अम्मा जो है इस प्ले के दौरान। लेकिन उससे पहले आपको कुछ हमने अपडेट देनी है पॉलिटिकल एरिना से। बताना आपको यह है कि मुस्लिम लीग नून को
ढील मिल रही है। शेख रशीद हर जगह ये दुहाइयां दे रहे हैं। हालात व वाक़यात बताते हैं कि बज़ाहिर ये बात इतनी गलत भी नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को न जाने क्या इशारा मिला कि उन्होंने अब 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों का मुतालबा कर दिया है। जरा सुनिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। शेख साहब की सियासी बसीरत कुछ इतनी गलत भी नहीं। लंदन से वापसी के बाद से नवाज शरीफ और मरियम नवाज बिल्कुल खामोश हैं। एक केस में मियां साहब को जमानत मिल चुकी थी और दूसरे में वो जेल से अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। बात यहाँ तक पहुँची है कि अस्पताल से अब उन्हें लंदन के डॉक्टर के पास ले जाने की बात हो रही है। जब मैं उनके डॉक्टर्स की बात सुनता हूँ, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया उन्हें लंदन में, चूँकि वो राब्ते में रहते हैं, जो भी रिपोर्ट्स हमें मैसर आती हैं, जो भी इतलात हमें मैसर आती हैं, वो उन डॉक्टर्स से ज़रूर मशवरा किया जाता है। तो उन डॉक्टर्स की राय तो यही है और हम सब की भी ख्वाहिश यही है कि उनका इलाज जो है वो उन्हीं डॉक्टर्स से हो जिन्होंने उनकी सर्जरी की थी। और हुकूमत का रद्द अमल हस्ब मामूल जारहाना है, मगर लंदन जाने का इशारा उसमें भी मौजूद है। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों, उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं हमें बाहर भेज दें लंदन में। लेकिन कुछ तो है जिस पर कुछ ऑपोजिशन के रहनुमा भी चौंक उठे। पूरा सिनारियो बता रहे हैं सियासतदान तो। और ये भी आपको बता दें, शहबाज शरीफ सारे वावेले के बावजूद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर बराबर जारी हो रहे हैं। हमजा शहबाज के पास पंजाब में यही ओहदा है और वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। नाब की जानिब से आजकल कुछ नई कार्रवाइयाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी शेख रशीद को खतरे का एहसास बर वक्त ही हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जी, जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शेख रशीद अकेले नहीं है, अभी हम बिल्कुल यही दिखा रहे थे और सुना भी रहे थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की डील होने जा रही है, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ऐसा होगा? ऐसा हो रहा है? शेख रशीद जैसा झूठा आदमी हमेशा कोई ना कोई गलत दावा करता है। और जहाँ तक डील का तल्लक है, तो कोई ये तो हमें समझाए कि डील हमने करनी किससे है, कौन इस पोजीशन में है। क्या अदालतों से डील होती है, क्या नैब से डील होती है, या हुकूमत वक्त से डील होती है? तो अगर हुकूमत वक्त से होती है तो हुकूमत वाले शोर क्यों कर रहे हैं? और अगर किसी और से है तो हुकूमत उसका नाम क्यों नहीं लेती? और अगर कोई हम डील मांग रहे हैं तो फिर हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता? हम किससे डील मांग रहे हैं? तो सो ये कहने का मकसद ये है कि क्या अदालतें या अपोजिशन जो है इनकी मर्जी के मुताबिक चले, और क्या अपोजिशन को अपने इंतकाम का इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे कि कोई इंसाफ कहीं से अगर मिल रहा है या इंसाफ के लिए कोई दरवाजा खटखटाता है किसी अदलिया का, तो मुझे ये बताएं। अच्छा जावेद साहब, तहरीक इंसाफ तो चले मुखालिफ हुई, पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर की जानिब से भी यही बात कहना कि शायद कोई डील हो रही है। उन्होंने तो पूरा सिनेरियो बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ये तो आपके लिए परेशान कुन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से बात करके उन्हें यकीन दहानी करा दें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, भाई हम यही मौजूद हैं। नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, मुस्लिम लीग नून एक अलग जमात है। हम किसी पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि आपने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। और दूसरे नंबर पे हमें क्या जरूरत है किसी को वजाहत पेश करने की? एक यकनुकाती एजेंडा है कि इमरान खान से जो नुकसान पहुंच रहा है, इमरान खान हुकूमत से जो रियासत को नुकसान पहुंच रहा है, अदारों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, उसके लिए हम सब लोग अपोजिशन के इकट्ठे हैं। और वही एजेंडा है, ना कोई हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है, ना कोई और किसी किस्म का इत्तेहाद है। तो हमें किसी को वजाहत करने की जरूरत नहीं है, ना कोई वजाहत हमसे मांग रहा है। अगर कोई वजाहत मांगेगा तो जरूर उसको क्लियर करेंगे। अच्छा जावेद लतीफ साहब, बड़ा ही आसान तरीका है, ये सारी स्पेकुलेशन ख़त्म हो सकती है। ये NRO और डील वगैरह के ताने बंद होने का एक तरीका ये रह गया है कि मियां नवाज शरीफ या फिर मरियम नवाज साहिबा जो है, या इवन शहबाज शरीफ खुद खुल कर बोलें और तरदीद करें इस चीज़ की। ये क्यों नहीं हो रहा? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि क्या हमजा शहबाज जो है
वो हुकूमत की इजाजत से गए हैं? क्या ECL में नाम जो है वो डाला गया था वो पे डाला गया था, और जो नाम निकाला गया है उनको वन टाइम बाहर जाने की जो इजाजत मिली कोर्ट से मिली है या हुकूमत से मिली है? तो ये तो हो गया हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है हॉस्पिटल आने का, तो मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा बीमार है और डॉक्टर्स का पैनल जो है वो रिकमेंड कर रहा है, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या किया जा सकता है कि आपने कितना अरसा उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको छुपाए रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानी हमदर्दी के तहत दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी कैद खाने में पड़े बंदे को आप मेडिकल एड ना दें, ये कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। अली ताहिर और फरहान ताहिर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारा यही तरीका होता है कि हम मेहमान को बैठे हुए चौंका देते हैं क्योंकि वी गो लाइक दिस एंड दैट। बड़ा ही वैसे मुझे लग रहा होता है जैसे दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन दैट वी आर हैविंग एज वेल। यार एटलीस्ट दे आर हैविंग एन ओपिनियन अबाउट ईच ऑफ दीस पॉइंट्स। हम इनके वो थिएटर प्ले वगैरह की तो बात करेंगे, लेकिन फरहान आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपका इंटरेस्ट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? मतलब रहते आप वहाँ हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ ओपिनियन है? सियासतदान का किरदार वैसे बड़ा अच्छा, सियासतदान का किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन असल पॉलिटिक्स ना यहाँ ना वहाँ। बिल्कुल नहीं। हमारा काम जो है वो कुछ और है। हाँ। एंड आई वुड लाइक टू स्टिक विद दैट, क्योंकि जो हम लोग करते हैं, जो आप लोग करते हैं, जो हम लोग आप लोग दूसरे तरीके से करते हैं, हम लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हमारा काम किसी तरह एक सच को सामने लाना है, right. और वो आईना दिखाना है। तो हम लोग जो कर रहे हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन आप ही के हॉलीवुड में एक बड़े बड़े नाम हैं जो बड़े पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी हैं, बहुत से अदाकार। और हम अक्सर ये बात करते हैं फरहान, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि हम वहाँ पे हमने देखा कि पीपल आर वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस। एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ नहीं होते लोग। एक वो अलग बात है, व्हेन यू गेट अ प्लेटफॉर्म यू मस्ट स्पीक what you believe in, so that's one thing. उसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उसमें कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, उसमें कुछ कल्चरल इश्यूज होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जो सियासत में जाना चाहता है उसको मैं रोक तो नहीं सकता और ना रोकूंगा। Sure. मेरे लिए सियासत में जाना जो है I don't think that's the right thing. अच्छा, I have to ask Ali this, और मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, I'm glad कि अली आए हैं, तो मैं पूछूं अली, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे इंफॉर्मेशन कल्चर मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने एक पूरी एक टीम बनाई जिसमें बड़े आर्टिस्ट लोगों को लाहौर में उन्होंने लिया ताकि कुछ एडवाइसेस हो सके, कुछ वो ओपिनियंस अपने दे सके, कुछ सजेशंस दे सकें कि क्या किस तरह हम फरोग दें आर्ट्स इंडस्ट्री को। बहुत से लोग उसको छोड़ के भी चले गए, इवन विद इन लाइक अ कपल ऑफ वीक्स, कि उन्होंने कहा कि जी ये आई वॉश है, सिर्फ बातें हो रही हैं और कुछ नहीं किया जा रहा। आपने कुछ सुना है इस किस्म का कि बाकी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है? टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सुना। मैंने ये वाकया सुना कि लोग कुछ छोड़ना स्टार्ट हो गए। आई वाज नेवर अप्रोच्ड फॉर दिस, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा था। हो सकता है जो लोग छोड़ के गए उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस। अच्छा अली, आई डोंट नो, इसमें ही ऐड कर दीजिएगा कि आजकल हम ओवरऑल इंडस्ट्री के अगर हालात देखें तो माशाल्लाह न्यूज़ इंडस्ट्री के भी जो हालात हैं उससे सब वाकिफ हैं, और एंटरटेनमेंट वाले भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अब इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही, एक जवाल की तरफ जा रही है। आपको लगता है कि चाहे वो फाइनेंशियल इशूज़ हों, मॉनेटरी गेन्स हों, अब थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द एंटरटेनमेंट एंड फॉर द मीडिया इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है जो कुछ दिन रहेगी ज़रूर, क्योंकि मुल्क में स्ट्रक्चरली काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मीडिया को भी अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ और इंडस्ट्रीज़ को भी कर रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है, मैं वैसे भी एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, कि चंद महीने की बात है, उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मीडिया में भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो ज़रा ओवरबोर्ड लगता था मुझे। फॉर लॉट ऑफ चैनल्स मुझे लग रहा था कि मोनोपोली अजीब किस्म की बनती जा रही है। चैनल्स भी अपने आप को ऐसा समझना शुरू हो गए थे कि वो शायद इनविंसिबल हैं। कुछ झटका लगने से मैं आखिर में कुछ चैनल्स में बेहतरी आएगी इवेंचुअली, और गवर्नमेंट या पॉलिटिकल साइड भी इस चीज़ को इवेंचुअली, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन इस तरफ से भी आ रहा है, तो वो मिला के मेरा ख्याल में कहीं एक मिड पॉइंट पे मिल जाएंगे।
ठीक है, ऑलराइट, एटलीस्ट होप इज देयर। बिल्कुल। अच्छा, फरहान से मैं पूछना चाहूँगी और फिर हमने एक ट्रिब्यूट भी देना है। आपने बताया कि बानो कुदसिया साहिबा का जो प्ले था वो आपका पहला थिएटर एक्सपीरियंस था। सो हैव यू रेड पहला टेलीविजन एक्सपीरियंस था जी। तो हैव यू रेड हर अ लॉट या फिर क्या चीज़ आपको, क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है तो हम उनको ट्रिब्यूट भी देंगे। हाँ, वो आई मीन आई वाज ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट, क्योंकि बानो कुदसिया लिटरली हमारे घर से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं लाहौर में, उनका घर हमारे घर से 2 मिनट भी दूर नहीं। वाओ। सो वो, और हमारा कई अरसे से उनसे ताल्लुक एसोसिएशन। हाँ, तो वो तो था। और उस प्ले की अच्छी बात ये भी थी कि वो पहला प्ले था मेरा, और इसमें मैंने पहली दफ़ा एक्ट करते हुए अपनी अम्मी के साथ किया, और उनका बेटा नहीं बना। अच्छा, दैट्स गुड। वरना तो एक्सपेक्टेड होता है। एग्जैक्टली कि हाँ कि माँ है तो बेटा बना। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड और आपको पता है बानो कुदसिया के प्लेज में एक मैसेज होता है। इट्स थॉट प्रोवोकिंग ऑलवेज। इट कुड बी फन एंड ऑल दैट, लेकिन उसके नीचे एक अंडरलाइंग एक मैसेज होता है। सो वो फॉर मी दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। और वो प्ले डायरेक्ट किया था सायरा काज़मी ने, तो मेरे लिए तो आई वाज ऑन क्लाउड 9। वैसे ये हमारे लिए बड़ा रेयर ओकेजन है कि जिनको हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनको वाकई कोई जानता हो और हमारे पास बैठा हो। और तो आप दोनों ले लें, अगर इतने करीब रहते थे तो मुलाकात होती रहती थी। मुलाकात भी होती थी, वो लोग आते जाते थे। बानो कुदसिया साहिबा का मेरे अपने करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया था, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा स्टेज किया तो मैंने अपने वालिद साहब के साथ किया था। शी सॉ दैट प्ले एंड शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे टेलीविजन पे इंट्रोड्यूस करवाया। और कौन सा प्ले था ये? दिस वाज जो मैंने पहला किया था उनके साथ, दैट वाज कॉल्ड सितमगर तेरे लिए। सितमगर तेरे लिए। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चला? जी, फिर चला। तो मुझे पहली दफ़ा अगर किसी इंडिपेंडेंट इंसान ने कहा तो बानो कुदसिया साहिबा थी, टू कम एंड एक्ट ऑन स्क्रीन, which was amazing। मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा बाय द वे आप दोनों की जिंदगी में, दोनों के साथ। एंड हाउ लकी यू बोथ आर कि इतनी एसोसिएशन भी आप लोगों की रही। बानो कुदसिया साहिबा का तज़किरा हो रहा है तो एक और छोटा सा मैं फैक्ट बता दूं। जी जी। जिस तरह हमें इन अ वे वो लाइन इस स्क्रीन पे उनको स्टेज के लिए लिखने के लिए पहली दफ़ा अब्बा ने कहा था। अच्छा। और उनके लिए लिखा उन्होंने। तो हम लोगों का बानो कुदसिया से कहीं ना कहीं बहुत करीबी ताल्लुक। जबरदस्त, पूरी फैमिली एक कनेक्शन है। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। फरहान और अली हमारे साथ हैं एंड यू कैन राइट इन टू अस। आप ट्वीट करें, आपको पता है आपके सवाल तो हम ज़रूर पूछते होते हैं। बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक्चुअली हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो जाना ही है। और जब हमें ये पता लगा कि एक स्कूल है जो कि है तो सरकारी, लेकिन भाई क्या स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से वो बनाया गया है, चलाया जा रहा है, किसी भी अच्छे महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल के पैरेलल आप उसे लाकर खड़ा कर दें तो ये शायद उससे बेहतर ही होगा। और आपको पता है जिंदगी ट्रस्ट का हम जिक्र करते रहते हैं, शहजाद रॉय जिंदगी ट्रस्ट, और हम सुनते रहते हैं कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त रीवैम्पिंग ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कूल्स किया। लेकिन ये एग्जाम्पल जो हमने जाके देखा है, दिल चाहा कि वापस स्कूल चले जाओ। जरा आप देखें जनाब, सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार पर हम में से बहुत लोग बात तो करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो असल में प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं? जिंदगी ट्रस्ट, शहजाद रॉय, आपको पता है कितनी बार हमने जिक्र किया कि उन्होंने क्या क्या किया है स्कूलों के साथ। तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना आए इस स्कूल और देखें कि जिंदगी ट्रस्ट के तहत क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं स्कूल्स में। दिस इज वन एग्जांपल दैट वी आर शोइंग यू, बट इट इज अनबिलीवेबल। इट इज खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कूल में हम मौजूद हैं कराची में। हम आपको लेकर चलेंगे कैंपस के थ्रू भी, और यहाँ एक जबरदस्त आर्ट एग्जीबिशन भी जारी है, वो भी देखेंगे। और शहजाद रॉय हमारे साथ हैं तो उनसे भी बातें करते जाएंगे। जनाब, जिंदगी ट्रस्ट के रूह रवा नान आदतन शहजाद रॉय हमारे साथ हैं। हुमा, अच्छा शहजाद, ये क्या होता था पहले? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं इट्स अमेजिंग, बट हम इमेजिन नहीं कर सकते ये पहले क्या होता होगा। देखिए, जिन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल्स पहले देखे हैं उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि अगर आप उन्होंने कभी देखे हो तो वो एक खंडर होता है वो। हाँ, that's true. ये पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा तबाह हुआ था, उस तरफ सारा। और यहाँ पर जब हमने स्कूल लिया तो कोई 400 की इनरोलमेंट थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आते कोई 100-150 बच्चे थे। अब ऑब्वियसली 1000 तक बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कब्जा हुआ था सब जगह। तो लिटरली कब्जा हुआ, जितने गवर्नमेंट लैंड माफिया था पूरा, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए। इवन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी। तो हमने, बिकॉज हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो हमने कहा कि स्टेट, हम जैसे फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल है जिसको काफ़ी दफ़ा टीवी पे देख चुके हैं, ये स्कूल पहली दफ़ा देख रहे हैं खातून पाकिस्तान। तो
हम यहाँ पर सबसे पहले हमने कब्ज़ा माफिया को निकाला, वो हमें कोई 2 साल लगे लड़ते हुए। फिर उसके बाद हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया इधर। फिर जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं हम उनको साथ लेके चलते हैं, बिकॉज हम असल में सिस्टम को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। शहजाद, गवर्नमेंट टीचर्स की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आम पर्सपेक्टिव है कि सरकारी टीचर जो है सिर्फ हाजिरी लगाने आता है। जब आपने ये तब्दीली लाने की कोशिश की, गवर्नमेंट टीचर्स रिलक्टेंट थे या फिर उन्होंने कोऑपरेट किया अल्टीमेटली? मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं ना जगह का, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उनको आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ऑब्वियसली बहुत रेजिस्टेंस आती है। ये सामने रोड पर जुलूस निकलता था मेरे ख़िलाफ़ के, क्योंकि हम गवर्नमेंट टीचर से कहते थे आप सुबह आना है, तो उनमें से कुछ टीचर्स तो कन्वर्ट हो जाते थे, बहुत जल्दी हेल्प करते थे, फिर बाकी जुलूस निकालते थे। अच्छा, वो कहते थे कि शहजाद रॉय गाएगा, हमें क्या पढ़ाएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जुलूस होता था बाहर। मतलब ऑब्वियसली वी नो दैट योर पैशन फॉर द कॉज, लेकिन यू आल्सो वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं एक करके दिखाऊं आपको कि किस तरह हो सकता है। तो हमने 2 किए, फातिमा जना किया, ये किया, और टीचर्स जो थे गवर्नमेंट टीचर्स, उनके साथ फिर हमने काम करना शुरू किया। आज जो आप इधर जो चेस चैंपियन हमारे फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल से निकली, वो गवर्नमेंट अब चेस पढ़ा रही है उनको, गवर्नमेंट टीचर्स। ये जो आर्ट आप देख रहे हैं, ये हमारी टीम ने आके उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, और गवर्नमेंट टीचर्स ने फिर ये इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली आप बता रहे थे कि पहले आर्ट इन द करिकुलम होता ही नहीं था। आर्ट करिकुलम जैसे ड्राइंग होती है, आप ना आर्ट है ना माइंड स्पोर्ट्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ तो आउटडोर स्पोर्ट्स के बड़े ज़बरदस्त जी, ये पूरा जिम्नेजियम है यहाँ पर, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया हमने, और हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा है, हमने दिखा दिया। कल मैं भी आपको पता है कुछ दिन पहले बच्चों की स्कूल जितनी प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, किंडरगार्टन की या प्री नर्सरी की, हज़ारों तक बात पहुंच गई है, 25-30 हज़ार तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा एवेन्यू है उन लोगों के लिए भी जो शायद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपना पेट काट के ये अफोर्ड करते हैं। तो ये फ्री है जी, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट स्कूल फ्री होना चाहिए, और हमने जो इसको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आपने फ़ी दे दी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बच्चे पैसे दे के आना शुरू हुए, तो फिर तो सारा कॉन्सेप्ट ही जो स्टेट का होता है कि फ्री हेल्थ केयर देना। तो यहाँ पर इतने लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, इतना सब कुछ है, वो सब ज़िंदगी ट्रस्ट फंड करता है, गवर्नमेंट टीचर्स को गवर्नमेंट पे करता है। तो हम कोई 15-20 लाख रुपए खर्च करके हर महीना इस स्कूल को अपलिफ्ट करते हैं, और फिर साथ जितने ये प्राइवेट स्कूल्स खुले होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते। भाई यहाँ जो हंगामा आपको नजर आ रहा है ना, ये बड़ी रौनक लगी हुई है। यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, और क्योंकि इनका आर्ट का करिकुलम अब फाइनलाइज हो चुका है, और पहले नहीं होता था। सो दैट इज द गुड थिंग कि अब ये फाइनलाइजेशन के लिए इन्होंने ये पूरी सेलिब्रेशन कर ली। मुझे तो बड़ा सेलिब्रेट, हम तो कम्पीट कर चुके थे, बट हमारी कोशिश ये है कि हम सारे पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब और KPK जहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर हम करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं इसको। आर्ट का एक प्रॉपर करिकुलम हमने बनाकर, जिस तरह हमने ज़ैनब के केस के बाद चाइल्ड अब्यूज़ का किया था, आहंग का करिकुलम था, वो इसी तरह आप ये हमारा अपना करिकुलम है जो हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं गवर्नमेंट के तमाम स्कूल्स के अंदर। भाई यहाँ बच्चों ने क्या क्या काम किया? दिस वन, ये बच्चियों में तालीम की अहमियत को उजागर करने की कितनी ज़बरदस्त पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ वेरी नाइस। और चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज, और एक्चुअली इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। बट इधर मैं देख रही हूँ कि किड्स नो एवरीथिंग, मतलब जिसका जिस तरफ रुझान है। मैं जब ये देखता हूँ, मुझसे सही एक स्क्वायर बॉक्स नहीं बनता। मुझे वो कह रहे थे कि मेरी टीम कह रही थी कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त आर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कह रहा था जस्ट है कि मैं किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाऊँ, वहाँ छोटे बच्चे मुझसे अच्छा गा रहे हों, तो जस्ट लाइक इट इज सो गुड। भाई जबरदस्त। राइट, अच्छा फिर ऑल्दो हमारे एंड में पढ़ना शुरू कर दिया था स्कूल के बेंच पे बैठ के, वो हम जरा क्लिप बाद में निकाल के दिखाएंगे आपको। वो भी आपको क्लिप दिखाएं कि वहाँ बाहर बेंचेस भी लगी हुई थी जैसे स्कूल की होती हैं, और मैं और अब्दुल्ला वहाँ जाके बैठे हैं, और बिल्कुल क्या मौसम था, क्या जगह थी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्कूल बाय द वे, और मे भी आप खूबसूरत हो गया, आई डोंट नो। भाई सर्टनली अब हुआ है, क्योंकि अगर आप खातून पाकिस्तान कॉलेज देख लें, जो कि जिंदगी ट्रस्ट के तहत नहीं चल रहा लेकिन स्कूल चल रहा है, तो उसी में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है। फरहान और अली हमारे साथ मौजूद हैं। हमने वो सवाल जो था ना ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला कि अम्मा अब्बा की कितनी इन्वॉल्वमेंट है अब आप दोनों के काम में। है अब्बा किसी भी काम में इन्वॉल्व होने की उनकी हर वक्त तैयारी होती है। अच्छा, और भरपूर कोशिश भी होती है। तैयार बैठे होते हैं, काम मिल जाए मैं करूँ। उनके बारे में मैं कहता हूँ कि अब्बा को ये कहो ना कि आज दिन बहुत अच्छा है, दरख्त के नीचे जाके किताब पढ़ लीजिए ना, वही किताब उनको दोबारा दें कि अब्बा आज दिन बहुत अच्छा है, कि दरख्त के नीचे जाके रिसर्च कर लीजिए, फौरन पहुंच, क्योंकि वो काम बन जाता है ना, वो काम बन जाता है। वरना तो रीडिंग तो लग्जरी है। बहुत हद तक इन्वॉल्व है वो भी। ही इज बीन वेरी काइंड टू डू अ लॉट ऑफ रनिंग अबाउट।
इस एज में बहुत एनर्जी के साथ वो लगे रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है उनका, he knows exactly कि एक शो को कैसे रन करना है। You have worked with him. That's true. I have worked extensively with him. In fact, उन्होंने मुझे बड़ी चीज़ें, मैं तो बड़ी नई आई थी इस फील्ड में, तो उन्होंने मुझे बड़ा कुछ इंट्रोड्यूस कराया। But I understand your father, जिसने इतना अचीव किया हो ना, उसके लिए वो चुप करके अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करना, वो फिर एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो दोबारा से याद दिलाना है आपको कि भाई थिएटर प्ले है, जबरदस्त किस्म का थिएटर प्ले है, कराची आर्ट्स काउंसिल में लगा हुआ है, और इसमें ये दोनों तो हैं ही भाई, लेकिन इसके अलावा हिना दिलपजीर, जिनके आप लोग बड़े फैन हैं, वो भी एक प्रॉपर पहला लॉन्ग थिएटर प्ले करने वाली हैं, तो वो भी आपको नजर आएंगी। और इन जैसे आर्टिस्ट की लाइव परफॉर्मेंस अगर आपको अपने सामने देखने को मिल जाए तो क्या डबल ट्रीट हो सकती है। जबरदस्त। सो वी विल कीप रिमाइंडिंग यू ऑफ दैट। आप लोगों को हम थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे। खबर है जिसके बारे में अवेलेबल है, गेट पे भी अवेलेबल है, Cloud9 पे अवेलेबल है, आगाज सुपरमार्केट पे अवेलेबल है, और easytickets.com। ब्रिलियंट, बहुत सी जगह अवेलेबल हैं, सो आप ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज वंस अगेन, और फिर फरहान और अली तो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते रहेंगे। आपको हम बताएं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार कश्मीरियों पर जुल्म करने वाली मोदी हुकूमत दुनिया की नज़र में आ गई है, और मसला कश्मीर की गूंज दुनिया भर में सुनी जा रही है। मोदी सरकार को सियासी और सिफारती महाजों पर मुंह की खानी पड़ रही है। वज़ीर ख़ारजा लंदन पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी बरतानवी पार्लियामेंट में आज इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाक लेन में 5 फरवरी को कश्मीर से मुताल्लिक नुमाइश में शिरकत करेंगे। कॉमन्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आपके इल्म में है इस कमेटी जिसने हमें दावत दी है, और 30 अक्टूबर को उनकी रिपोर्ट शाया हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की एक रिपोर्ट भी आई थी, और उसकी हील्स पर ये हाउस ऑफ कॉमन्स की एक रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म श्रीनगर तशरीफ ले गए। अब वहाँ जो मुकम्मल हड़ताल हुई, मुकम्मल शटर डाउन था, क्या वो पाकिस्तान ने अरेंज किया था? और आपको बताएं कि कश्मीर के मसले पर अपोजिशन समेत सारी कौमी क़यादत मुत्तहिद है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ आला क़यादत शरीक हुई, बल्कि दो टोक और यकसा मौक़िफ़ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी ने लंदन जाने से पहले हुर्रियत क़यादत से टेलीफोन पर बात की थी। इस सिलसिले में भारतीय एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया था। बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक हमारे साथ हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे, मशाल के पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर फोरम पर कश्मीर का मसला उठाया है, और भारत पर बड़ा भरपूर किस्म का हम कहेंगे कि दबाव जो है वो नज़र भी आ रहा है। इस दबाव को फैसला कुन अंजाम की तरफ ले जाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा आपकी नज़र में? मैं नॉर्वे गई थी लास्ट अप्रैल में, और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना नॉर्वे पूरी दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पैलेस्टाइन या इज़राइल का पीस पैक की बात हो, या दुनिया कहीं भी मसले हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ कश्मीर पे फोकस करें। उन्होंने मेरी बात मानी, और उसके बाद वो मकबूजा जम्मू कश्मीर गए, और अब ये हालत है कि अब तो माशाल्लाह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतनी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, दुनिया बोल रही है इसके ऊपर, जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है। और अब यूरोपियन पार्लियामेंट की भी फरवरी के आखिर में हेयरिंग होनी है, ऑफिशियल हेयरिंग होनी है, तो थिंग्स आर मूविंग। और वैसे भी जो मैंने पिछले जवाब में आपको दिया है कि डायनामिक्स ग्लोबली आर चेंजिंग, स्पेशली आफ्टर अफगानिस्तान का जो मसला हल हो रहा है, कि टेबल पर ही बातें होनी चाहिए। जंग किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, मगर अगर हिंदुस्तान एक बार फिर जंगी जुनून की तरफ जाएगा तो फिर जंग के बहुत ख़तरे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक जंग हो सकती है। इसको रोकने के लिए दुनिया को ऑप्शन रोल मिसाल, इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी आपसे, लेकिन अब ये बता दीजिए कि 5 फरवरी यानी कल का दिन पूरी दुनिया में एक ही आवाज़ गूंजेगी कि कश्मीर को आज़ादी दो। आपकी नज़र में कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वालों के लिए एक दिन सब का यक आवाज़ हो जाना, एक आवाज़ के साथ ये पैगाम आगे पहुंचाना कितना अहम है, कितना मौसर हो सकता है? जब भी 5 फरवरी आता है, हमारी सारी जो हुर्रियत की आदत है, और मैं भी हमेशा यही बात करती हूँ
कि कश्मीरी कौम जो है वो बहुत शुक्रगुजार है पाकिस्तान की अवाम की। ये सियासी पार्टियों की बात नहीं होती, सिर्फ जो लोग हैं पाकिस्तान के उनके दिलों में कश्मीर का दर्द धड़कता है। आप लोग अपने दुकानें बंद करते हैं, अपने बिजनेसेस बंद करते हैं। आप खुद भी इस वक्त कैमरामैन जो हैं, जो भी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मैं सल्यूट करती हूँ सबको, जर्नलिस्ट को, राइटर्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जो अपने कॉलेजेस बंद करके बाहर निकलते हैं रैलीज़ में। आप सब लोग कश्मीर कॉज के लिए हमारी एक आवाज़ पूरी दुनिया तक एक हमारा पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये और अपनी जो होता है अपने बिज़नेस का लॉस भी लेते हैं इस दिन पूरा कौम। तो ये बहुत बड़ी एक सॉलिडारिटी का स्टेप होता है, यूनिफिकेशन का स्टेप होता है और एक क्लियर कट मैसेज आता है पाकिस्तान की आवाम का। पाकिस्तान की हुकूमतें तो आई गई हैं, कोई भी हुकूमत आती है वो सपोर्ट देती है, मगर जो पावर है वो लोग होते हैं। तो ये लोगों की तरफ से हमारे साथ यकजहती की जाती है। बिल्कुल, और ये यकजहती का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मिसाल, आपने वक्त दिया। अच्छा, रुझान है अभी आप दोनों के एक्सपीरियंस, क्योंकि आप दोनों इतने अरसे से थिएटर भी कर रहे हैं कि लोग अभी भी आते हैं या फिर आपको एक जल्दी से जी मूवी देख लें, घर में बैठे हुए नेटफ्लिक्स लगा लें, मतलब अब बड़े ऑप्शंस आ गए हैं। रुझान है और मेरा ख्याल है कि थिएटर एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जिसमें आप एक रिचुअल बनता है। ठीक है, आप फिल्म या कोई आप टेलीविज़न पे देख सकते हैं, किसी नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं कभी भी लगा के, लेकिन थिएटर की एक अलग बात है। उसमें एक रिचुअल है, एक इवेंट है। आप जाते हैं, आप तैयार होते हैं, उस तो सिर्फ लाइव आपके सामने और उस दिन जो भी होगा वो सिर्फ आपके लिए एक तोहफा है। That's true. और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें थिएटर परफेक्शन के बारे में नहीं है। हाँ. अगर गलती कुछ होती है स्टेज पे तो हाउ ग्रेसफुली डू यू गेट आउट ऑफ इट। एंड आई थिंक जो ऑडियंसेस हैं वो उनके लिए उस दिन का तोहफा है। जो उस दिन होगा उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद भी होगा। इसीलिए तो बहुत से आर्टिस्ट कहते हैं कि जी आज मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, और वही चीज़ वो कल कर रहे होंगे, शायद वो खुद भी अपने आप से। और दूसरी बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब पहला एक्टर स्टेज पे आता है, जब वो एग्जिट करता है तो पहला क्वेश्चन पीछे जो एक्टर्स खड़े होते हैं वही पूछते हैं आज ऑडियंस कैसी थी। वो इसलिए क्योंकि मेरे नज़दीक जो फाइनल किरदार स्टेज पे होता है वो ऑडियंस होती है। उसकी एनर्जी होती है, उसकी कलेक्टिव, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। भाई ज़बरदस्त हमारे साथ मेहमान हैं, तो फिर हंसी ठट्टे कहकहे तो चलते रहते हैं। अभी हमने आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तानी हैं वो नाम रोशन कर ही रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे पास बैठे भी तो हैं ना। अच्छा, डॉक्टर उमर सादात की हम बात करेंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी डॉक्टर हैं और हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए तहकीक में इनका बहुत बड़ा नाम है, इसलिए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें हंटेरियन प्रोफेसर अवार्ड से नवाजा है। और ये डॉक्टर साहब के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। लंदन से कौन बता रहे हैं? मुर्तज़ा अली शाह की ये रिपोर्ट है, उन्होंने उनसे मुलाकात की, बातें की, आप देखिए। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर डॉक्टर उमर सादात को रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड ने वस्कुलर सर्जरी के हवाले से नई तहकीक करने पर हंटेरियन प्रोफेसर अवार्ड से नवाजा है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड की 200 साल तारीख में यह अवार्ड आज तक चंद डॉक्टर्स को ही नसीब हुआ है। सन 1810 से मिल रहा है सर्जन्स को, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च के अंदर कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं। ये दूसरा पाकिस्तानी हूँ मैं जिसको कि उसकी ये अचीवमेंट की वजह से ये अवार्ड। सादात ने कहा कि पाकिस्तान में दिल के अमराज के हवाले से तहकीक के लिए इंस्टीट्यूट्स का क़याम ज़रूरी है और ये काम हुकूमत ही कर सकती है। स्पेशलिस्ट जो हैं वो मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में वहाँ की गवर्नमेंट को और जो इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्हों को चाहिए कि इसको प्रमोट करें। डॉक्टर उमर सादात ने अपने पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर उमर सादात ने कहा कि वो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स के लिए हमेशा अपनी खिदमात मुफ्त पेश करेंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। अच्छा, इस प्राउड एक्चुअली जब हम इस किस्म की कोई चीज़ें देखते हैं। अच्छा, क्विकली जी, टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अली से मैं क्यूरियस थी पूछने के लिए कि अली भाई ने हॉलीवुड में कर लिया अपना करियर, तो कुछ हॉलीवुड जाने की एस्पिरेशन आपकी? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं? गुड, ये अच्छा जवाब था। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एक मेरी फिल्म आ रही है फॉरबिडन स्टेप्स, जिसमें कवि साहब भी हैं, माय फादर। एक मैं भी जाके एक एनिमेटेड फिल्म करने वाला हूँ which is about Syrian refugee girls। और सॉरी हम आपको नहीं रोकना पड़ेगा, दो भी बहुत है, हम देखेंगे। कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर बाय बाय। कराची अर्थ स्पॉन्सर।